हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एसएसडी यानी स्टील लेक्चर ऑफ ड्राइंग का जो है चैप्टर नंबर 3 का वन लाइनर लेकर आया हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सब सॉइल को देखिए, जो भार होता है, जो भार को सब सॉइल पर ट्रांसफर करने तथा लंबे पार्ट की स्पेस को कवर यानी जो लंबे पार्ट है उनके जो स्पेस को कवर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग जो है इस्पात बीम के आई गर्डर कनेक्शन का जो है उपयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि इस्पात के सेक्शन किस किस आकार में पाए जाते हैं। जो इस्पात के सेक्शन होते हैं वो चौकोर, गोलाकार, यल, टी, आई, जेड और एच में शेप में जो है उपलब्ध होते हैं। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि इस्पात सेक्शन को जोड़ने की कितनी विधियां हैं। तो यहाँ पे जो हमारे इस्पात कनेक्शन वो 4 विधियां होती हैं। पहला देखिए यहाँ पर होता है रिविटेड द्वारा, दूसरा होता है नट और बोल्ट द्वारा, तीसरा होता है वेल्डिंग द्वारा और चौथा होता है वेल्डिंग और रिविटिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है कि रिवेटिंग में छिद्र मतलब प्लेट छिद्र का व्यास रखा जाता है। तो देखिए, जो हमारा प्लेट छिद्र का व्यास होता है वो जो है बी बराबर होता है 1.5 प्लस डाया ऑफ रिवेट। और यही यानी कि जहाँ पे जो डाया ऑफ रिवेट है वो 25 mm से कम है। यदि यही 25 mm से ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग जो है डाया ऑफ जो प्लेट के छिद्र का व्यास रखते हैं वो डाया ऑफ रिवेट का जो है 2 गुण में प्लस में जो है इसमें 2 mm जोड़ देने पर डाया ऑफ रिवेट हमारा होल निकल जाता है, छिद्र का डाया। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारा 25 अगर हमारे देखिए जो डाया ऑफ रिवेट होता है यानी रिवेट का डाया अगर हमारा 25 mm से कम है तो या 25 mm तक है तो हम लोग जो है उसका जो प्लेट का छिद्र का जो व्यास होता है वो इसमें उसका ज्ञात करने के लिए 1.5 जोड़ते हैं। अगर वही हमारा जो है 25 mm से अधिक का डाया का रिवेट है तो उसके लिए हम लोग जो है अगर प्लेट का छिद्र का व्यास यानी डाया ज्ञात करना है तो उसमें जो है हम लोग जो है 2 को जोड़ देंगे। अगला हमारा होता है कि अनविन सूत्र होता है। देखिए, जो अनविन सूत्र का प्रयोग होता है वो डाया ऑफ रिवेट का डाया ज्ञात करने के लिए किए थे। तो देखिए, जो डाया ऑफ रिवेट होता है उसके बारे उसको इक्वल टू होता है कि 6.05 और देखिए टी के पावर 1/2 यानी कि टी अंडर रूट टी हम लोग भी इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा है कि रिवेट को छिद्र में डालने के बाद कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो देखिए, जब भी हम रिवेट को अगर छिद्र में डाल दिए तो उसके बाद हम लोग 550 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म कर लेते हैं। अब देखिए, रिवेटिंग करते समय किन किन बातों या जोड़ने की बातों पर ध्यान देना विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारी आती है एज डिस्टेंस। जो एज डिस्टेंस है यानी किनारा दूरी है वो 1.5 मल्टीप्लाई बाई डाया ऑफ रिवेट यानी डाया के जो डाया ऑफ रिवेट है यानी रिवेट की डाया को 1.3 गुना रखते हैं। और दूसरा है कि जो पिच डिस्टेंस मिनिमम यानी मिनिमम पिच दूरी जो होती है वो 2.5 इंटू डाया ऑफ रिवेट हम लोग रख सकते हैं। और जो मैक्सिमम पिच होती है वो पतली प्लेट की 10 गुना या फिर 200 mm में जो भी कम हो वो रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा देखिए यहाँ पर है कि कवर प्लेट की मोटाई रखी जाती है। तो देखिए, कवर प्लेट की मोटाई टी बराबर होता है 5/8 कैपिटल टी, यहाँ पे जो हमारी है प्लेट की मोटाई है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि नट बोल्ट कनेक्शन कहाँ पर बनाए जाते हैं। देखिए, तो नट बोल्ट कनेक्शन वहाँ पर बनाए जाते हैं जहाँ पर कंपन यानी कि कंप्रेशन जो यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होते हैं। अगला है कि जब बोल्टिंग अनफिनिश्ड देखिए, जब बोल्टिंग अनफिनिश्ड होते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं ब्लैक बोल्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि वार्सर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो वार्सर का प्रयोग जो है भार को वितरित करने के लिए हम लोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 13 क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि स्टील बीम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, तो जो स्टील बीम में हमारा सबसे पहले आता है कॉलम टू बीम कनेक्शन। इसमें देखिए कॉलम टू बीम कनेक्शन में हमारा फ्रेम्ड कनेक्शन आता है और सीटेड कनेक्शन आता है। और इसमें भी जो फ्रेम और सीटेड है इसमें भी हमारा आता है अनस्टिफनिड कनेक्शन और स्टिफनिश कनेक्शन। आगे इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अगला होता है बीम टू बीम कनेक्शन। बीम टू बीम कनेक्शन में देखिए तो इसमें भी 2 प्रकार के आते हैं, फ्रेम्ड कनेक्शन और सीटेड कनेक्शन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14वां यहाँ पे कह रहा है कि प्राइमरी बीम कहलाता है। तो देखिए, जो हमारा बीम टू कॉलम टू बीम कनेक्शन होता है उसे हम लोग जो प्राइमरी बीम कहते हैं। और बीम टू बीम कनेक्शन जो होता है उसे हम लोग सेकेंडरी बीम कहते हैं। यानी कि जो हमारी प्राइमरी बीम है वो कॉलम टू बीम कनेक्शन, कॉलम टू बीम है तो प्राइमरी और बीम टू बीम है तो सेकेंडरी कहलाएगी। देखिए, जो फ्रेम्ड कनेक्शन होता है अगर हमारा जो भार उस पर आ रहा है अगर 100 किलो न्यूटन से कम है, देखिए यहाँ पे 100 किलो न्यूटन से जो है कम है तो फ्रेम्ड कनेक्शन और 100 किलो न्यूटन से अगर अधिक है तो हमारा हो जाएगा सीटेड कनेक्शन। और वहीं पे देखिए अगर 150 किलो न्यूटन से जो है कम है तो वहाँ पे होगा अनस्टिफनिड कनेक्शन। और जो अगर वही 150 किलो न्यूटन से अधिक हो जा रहा है तो वहाँ पर हो जाएगा स्टिफनिड कनेक्शन।
अगला होता है कि फास्टनर की साइज रखी जाती है, यानी फास्टनर जो हमारे लगा प्रयोग होते हैं उसका जो साइज होती है वो 20 से 22 mm, लेकिन अगर कोड के अनुसार बात कर दिया जाए तो हम लोग 16 से 22 mm तक रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सिंगल रो फास्टनर, यानी सिंगल रो फास्टनर मतलब एकल रो फास्टनर में किस एंगल का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग करते हैं इक्वल एंगल का प्रयोग। अगर फास्टनर सिंगल रो फास्टनर है, अगर वही डबल फास्टनर में किस एंगल का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए हम लोग करते हैं अनइक्वल एंगल का प्रयोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है टॉप क्लीट किस लिए प्रयोग की जाती है तथा इसकी माप होती है। तो देखिए जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको रजिस्ट करने के लिए जो हम लोग टॉप क्लीट का प्रयोग करते हैं, और इक्वल एंगल के लिए जो इसका मान होता है टॉप क्लीट का वो होता है 90x90x8 mm, और अनइक्वल एंगल के लिए होता है 100x90x8 mm। क्वेश्चन नंबर 23वां है कि जब किसी संरचना के भार को बीम के फ्लैंज द्वारा, देखिए ध्यान से यहाँ पे पढ़ना होता है कि जब किसी संरचना के भार को बीम के फ्लैंज द्वारा स्थानांतरित किया जाता है तो कहलाता है। तो देखिए उसे हम लोग कहेंगे बीम टू, देखिए या तो वो बीम टू कॉलम फ्रेम्ड कनेक्शन हो जाएगा या फिर कहेंगे बीम टू बीम फ्रेम्ड कनेक्शन। और अगला क्वेश्चन 24वां है कि जब किसी संरचना के भार को बीम के वेब द्वारा, यानी वहाँ पे फ्लैंज द्वारा था यहाँ पे वेब द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा तो इसे हम लोग कहेंगे बीम टू कॉलम सीटेड कनेक्शन और बीम टू बीम या फिर बीम टू बीम सीटेड कनेक्शन। यानी कि अगर हमारा देखिए यहाँ पर अगर वेब द्वारा है तो उसे सीटेड कनेक्शन कहेंगे, और वही अगर फ्लैंज द्वारा हो जा रहा है तो उसे हम लोग कर रहे हैं फ्रेम्ड कनेक्शन। क्वेश्चन हमारा 25वां यहाँ पर है कि कनेक्शन के बीच एक्सपेंशन गैप होना चाहिए, यानी जो अगर कनेक्शन है तो वहाँ पे जो एक्सपेंशन गैप यानी प्रसार गैप जो होता है वो होना चाहिए हमारा 8 mm तक। अगला है कि हॉरिजेंटल एंगल जिसके ऊपर बीम का सिरा रखा जाता है वो कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सीट एंगल कहलाता है। और देखिए सेफ्टी फैक्टर का रेशियो होता है, तो सेफ्टी फैक्टर का रेशियो होता है यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 28वां है कि दीवार के ऊपर स्टील लिंटल का न्यूनतम माप होना चाहिए, तो उसका जो न्यूनतम माप होना चाहिए 200 mm तक हमारा जो है उसका स्टील लिंटल का माप होना चाहिए दीवार के ऊपर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है किसी बीम का डिफ्लेक्शन कम किया जा सकता है, तो अगर उसकी हम गहराई को बढ़ा देंगे तो जो बीम का डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाएगा। और तीसरा और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्टील लिंटल की चौड़ाई रखी जाती है, तो स्टील लिंटल की चौड़ाई जो हमारी रखी जाती है वो रखी जाती है दीवार के चौड़ाई के बराबर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एसएसडी का जो है चैप्टर नंबर 4 का वन लाइनर लेकर आया हूँ। तो इसमें हम लोग जो है 20 क्वेश्चन टोटल देखेंगे और उन्हीं के माध्यम से अपने जो है लेसन को कवर कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि आई सेक्शन की अधिकतम गहराई अधिकतम कितनी गहराई में उपलब्ध होती है, यानी कि जो हमारे आई सेक्शन जो होते हैं, आई खंड होते हैं वो कितनी, मतलब वो अधिकतम कितनी गहराई में जो हमें मिल जाते हैं, तो वो मिलते हैं हमारे 600 mm में अधिकतम गहराई में। अगला क्वेश्चन है कि जब बीम का पार्ट 12 मीटर से अधिक होता है तो वहाँ पे प्रयोग होता है। तो देखिए जब भी हमारा जो बीम का पार्ट है वो अगर 12 मीटर से अधिक हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग जो प्लेट गर्डर का उपयोग जो है कर देते हैं। अगला है कि प्लेट गर्डर का प्रयोग कितने मीटर तक के पार्ट के लिए किया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम कितने मीटर तक पार्ट के लिए जो है हम लोग प्लेट गर्डर का यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो मैक्सिमम होगा 100 मीटर तक हम लोग जो है प्लेट गर्डर का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि 12 से 100 mm तक जो है हम प्लेट गर्डर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब प्लेट गर्डर की गहराई 75 mm से कम होती तो इसे कहा जाता है, यानी कि जब भी हमारे जो प्लेट गर्डर है उसकी गहराई अगर 75 सेंटीमीटर से कम रहेगी तो उसे हम लोग कहेंगे सैलो प्लेट गर्डर, यानी उसे कहेंगे सैलो प्लेट गर्डर। अगला है कि प्लेट गर्डर के मुख्य घटक है, तो देखिए प्लेट गर्डर का जो मुख्य घटक होते हैं सबसे पहले आता है फ्लेंज प्लेट, फिर उसके बाद वेब प्लेट और स्टीपनर्स, और होते हैं उसके बाद स्प्लाइस। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 कि स्टीपनर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो जो हमारे स्टीपनर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हॉरिजेंटल स्टीपनर्स और दूसरे होते हैं वर्टिकल स्टीपनर्स। अगला है फ्लेंज प्लेट का बाहर लटका हुआ भाग यानी आउटस्टैंडिंग जो भाग होता है वो गेज रेखा से कितनी अधिक दूरी पर होना चाहिए। तो देखिए जो फ्लेंज प्लेट से बाहर लटकता हुआ भाग है वो 16 टी, यानी जहाँ पे थिकनेस ऑफ प्लेट हो जाती है यानी 16 टी से जो है तक हम लोग जो है उसको बाहर निकाल सकते हैं, उससे अधिक नहीं निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा यहाँ पर है कि वेब प्लेट की मोटाई किस पर निर्भर करती है। तो देखिए
जो वेब प्लेट की हमारी मोटाई होती है वो बंकन व गुण व अपरूपण प्रतिबल यानी कि बेंडिंग मोमेंट व जो है शियर स्ट्रेस पर निर्भर करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि फ्लेंजो के वेब को पार्श्व स्थिरता यानी कि लेटरल जो स्टेबिलिटी होती है प्रदान करने के लिए क्या लगाया जाता है, तो उसके लिए हम लोग स्टीफनर्स, जिसे हम लोग हिंदी में दृढ़कारी कहते हैं, लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि जब प्लेट गर्डर लंबाई में बिंदु भार पड़ता है, यानी कि जब प्लेट गर्डर लंबाई में बिंदु भार पड़ता है तो उसके ठीक नीचे कौन सा स्टिफनेस लगाया जाता है, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं बियरिंग स्टिफनेस, जिसे हम लोग कहते हैं धारण दृढ़कारी। और देखिए यह लोकल क्रिपलिंग क्रशिंग को रोकने के लिए भी जो है हम लोग बियरिंग स्टिफनेस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कि पार्ट की लंबाई को देखते हुए जब वेब प्लेट की आवश्यक लंबाई में उपलब्ध नहीं होती है, यानी कि पार्ट की लंबाई को देखते हुए जब वेब प्लेट आवश्यक लंबाई में उपलब्ध नहीं होती है तब लगाया जाने वाला स्प्लाइस कहलाता है। तो देखिए ऐसा स्प्लाइस हमारा कहलाएगा वेब स्प्लाइस, तब वहाँ पे उसे हम कहते हैं वेब स्प्लाइस। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेंज प्लेट की, यानी कि जो हमारा फ्लेंज है, फ्लेंज प्लेट की लंबाई बढ़ाने के लिए जो इसके ऊपर कवर प्लेट लगाई जाती है, यानी कि जो हम लोग फ्लेंज प्लेट की जो लंबाई को बढ़ाने के लिए जो इसके ऊपर कवर प्लेट लगाते हैं वो कहलाती है फ्लेंज स्प्लाइस। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा यहाँ पर कि प्लेट गर्डर का स्वयं का भार होता है। तो देखिए जो प्लेट का गर्डर का स्वयं का भार होता है वो W1 बराबर हम निकालते हैं WL/300। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 कि प्लेट गर्डर की कुल गहराई होती है। देखिए तो यह जो है 1/10 से 1/15 तक ली जाती है और सामान्यतः यह 1/12 लिया जाता है। और डी बराबर हमारा होता है 1.1 √m/σb/TW। देखिए जो यहाँ पे वेब प्लेट की गहराई ली जाती है वो 15 मीटर तक पार्ट का जो है पार्ट अपान 12 की जाती है। अगर 15 मीटर से अधिक हमारा पार्ट है तो उसके लिए हम लोग पार्ट अपान 10 करते हैं, और वही जब अत्यधिक बिंदु भार पड़ रहा है तो हम लोग पार्ट का जो है पार्ट अपान 8 कर देते हैं। और वेब प्लेट की न्यूनतम मोटाई ली जाती है वो 6 mm जो है न्यूनतम ली जाती है वेब प्लेट की मोटाई। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि फ्लेंज की चौड़ाई लिया जाता है। तो देखिए जो फ्लेंज की हमारी चौड़ाई होती है 1/30 से जो है 1/40 तक ली जाती है। यह गर्डर की देखिए नोट पॉइंट है कि यह गर्डर की कुल गहराई का 1/3 अथवा 60 mm से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जब प्लेट की नेट डेप्थ व मोटाई TW का अनुपात 85 से अधिक होता है तब लगाया जाता है, तो वहां पे हम लोग लगाते हैं वर्टिकल स्टिफनेस। इसकी सामान्य दूरी देखिए जो वर्टिकल स्टिफनेस होते हैं उनकी जो सामान्य दूरी होती है वो 0.33D से 1.5D तक रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जब वेब की शुद्ध गहराई व मोटाई 200 से अधिक होती है तब लगाया जाता है। देखिए जो नेट गहराई व जो हम जिसे कह सकते हैं नेट डेप्थ व मोटाई जब 200 से अधिक होगी तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं हॉरिजेंटल स्टिफनेस का प्रयोग करते हैं। और ये देखिए यह सामान्यतः यन्ने यानी नेचुरल एक्सेस के ऊपर भाग में और ग्लेंज की दूरी की जो है 2/5 पर लगाया जाता है। और जब यह अनुपात 250 से अधिक हो जाता है तो न्यूट्रल एक्सिस पर भी जो है हम लोग वर्टिकल स्टिफनेस लगा देते हैं। और 18वां क्वेश्चन है कि प्लेट गर्डर में कैम्बर रखा जाता है। तो देखिए जो कैम्बर रखा जाता है वो धरण में उठान, यानी जो कैम्बर होता है धरण में उठान बराबर होता है हमारा 1/480 इंटू शुद्ध पाठ। क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां है कि अनुलंब प्रसार यानी सीधा प्रसार की दृष्टि से 15 मीटर तक के पार्ट के प्लेट गर्डर को किस पर टिका जाता है, तो उसको हम लोग जो है कॉस्ट आयरन शू पर टिकाते हैं। और इससे बड़े पार्ट के लिए जो है गर्डर का एक सिरा रोलर पर टिका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 20वां है कि अनुज्ञेय प्रतिबल होना चाहिए, यानी संपीड़न या तनन। संपीड़न और तनन में देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो प्लेट की मोटाई अगर 20 mm तक है तो वहाँ पे जो हम लोग लेंगे देखिए वहाँ पे हम लोग लेंगे 157.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और वही जब हमारा 20 mm से अधिक होगा तो उसके लिए हम लोग 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेंगे।
और जो हमारा अपरूपण प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस है, अगर जो हम अगर जो प्लेट की मोटाई 20 mm तक है तो उसके लिए हम लोग लेते हैं 94.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और अगर 20 mm से जो अधिक हो जाती है तो हम लोग लेते हैं 86 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जो धारण प्रतिबल का हम लोग मान लेते हैं, उदाहरण प्रतिबल का मान हम लोग लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस का मान 189 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक लिया जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।